अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SPL स्ट्रेटजी के बिजनेस लीडर, कोई बिजनेस स्ट्रैटजी की हम बातें कर रहे थे। स्ट्रेटजी का एनालिसिस हमने कवर कर लिया, स्ट्रेटजी का चॉइस कवर कर लिया और अब हम मूव हो गए टुवर्ड्स स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हमें चेंजेस लानी है विद इन स्ट्रक्चर, कल्चर एंड सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चेंजेस कैसे हमने लानी है, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, कल्चर भी देख लिया, सिस्टम भी देख लिया। इनको चेंज करना है तो हमने कुछ मॉडल भी देख लिए मैनेजमेंट ऑफ चेंज के। आज हम कवर करने जा रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम प्रोसेसेस बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं थ्रू आ प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक हमारे पास बड़ा टॉपिक है जो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एरिया है, जहाँ से एग्जामिनर नॉर्मली कोई एक दो पार्ट्स मस्ट टेस्ट करते हैं पेपर में। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जानने से पहले हम देखते हैं कि वर्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या होता है? ये अक्सर हम सुनते हैं मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा। ये होता क्या है प्रोजेक्ट? कोई टास्क है या कोई एक्टिविटी है? प्रोजेक्ट क्या है? कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है, किस लिए? टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। क्या ख्याल है? और इसका प्री डिफाइंड स्टार्ट भी होता है, मिडल भी होता है, एंड भी होता है। और क्या करता है? ये रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हुए टास्क को कंप्लीट करता है। तो प्रोजेक्ट क्या है? एनी प्रोसेस और एक्टिविटी और टास्क दैट कंज्यूम रिसोर्सेज टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव एंड इट हैज अ प्री डिफाइंड स्टार्ट, मिडल एंड एंड। कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा अगर विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट हुआ। अगर विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो क्या है? कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो हम डेली बेसिस पे टास्क जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो क्या सारे टास्क प्रोजेक्ट होते हैं? नो। प्रोजेक्ट क्या है? ऐसा टास्क जो रूटीन से हट के है, मीन कुछ नया करने का जो टास्क है वो क्या है? प्रोजेक्ट है। मीन ऐसा टास्क है जो हम ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभार परफॉर्म करते हैं, या ऐसा टास्क है जो हम ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो उसे हम नाम देंगे प्रोजेक्ट का। मीन रूटीन टास्क प्रोजेक्ट नहीं होते, रूटीन से हटके कुछ नया करने का जो टास्क है उसे हम नाम देंगे प्रोजेक्ट का। सपोज हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हम क्या करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, लोगों के घर बनाते हैं, प्लाजाज बनाते हैं, मार्केट्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। ये हमारा रूटीन का काम है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि नहीं भाई, आपने मुझे क्या करना है, एक यूनिक किस्म की बिल्डिंग बना के देनी है। सपोज आपने मुझे एफिल टावर बना के देना है। नहीं, आपने मुझे क्या बना के देना है? ताजमहल बना के देना है। तो ये एफिल टावर, ताजमहल बनाना हमारा रूटीन का काम नहीं है, ये आउट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर हम ताजमहल बनाने जा रहे हैं तो ये हम क्या करने जा रहे हैं? प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। मीन ताजमहल जो टीम बनाएगी वो टीम क्या कर रही है? प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मीन रूटीन से हट के कुछ नया टास्क। एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा अगर हमने विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट किया। विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा। ताजमहल बनाने जा रहे हैं, ताजमहल कौन बनवा रहा है? शाहजहां बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? सपोज अपनी 7वीं बीवी को बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए। क्या ख्याल है? तो अगर विद इन टाइम हमने ना बनाया तो क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? नहीं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था बर्थडे पे गिफ्ट देना वो मीट नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फेल प्रोजेक्ट। बेशक उसके बाद बन गया लेकिन फेल होगा। इसलिए प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मीन विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, वो प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है ताकि ये फेल ना हो, उसमें हमारे पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 5 स्टेजेस हैं कि इन 5 स्टेजेस को फॉलो किया जाएगा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी वे में होगी। मीन एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? 5 स्टेजेस के थ्रू प्रोजेक्ट को चलाना। क्या है 5 स्टेजेस? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड कंप्लीशन। इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड कंप्लीशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है? टू टेक अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टू टेक अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। हाँ, वो कैसे हमने अप्रूवल लेनी है टॉप मैनेजमेंट से?
एक बिजनेस केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके या इसके थ्रू प्रेजेंटेशन देके, जहाँ वाकई भाई हमने प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया है, हमने सारे रिसोर्सेज देख लिए हैं, वाकई हम इसको प्रॉपर्ली ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप अप्रूव करें। सारे रिस्क हमने देख लिए हैं, सारे इसके इम्पैक्ट देख लिए हैं, सारी इसकी कॉस्ट बेनिफिट देख ली है, प्रॉपर हमने प्लानिंग कर ली है, तो आप प्लीज़ अप्रूव करें। तो पहले आपने क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट से प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेनी है। कैसे? एक बिजनेस केस डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन के थ्रू। हाँ, जब अप्रूवल मिल जाएगी तो आपने आ जाना है प्लानिंग स्टेज पे, जहाँ पे आपने क्या करना है, डिफाइन करना है प्रोजेक्ट प्लान। क्या डिफाइन करना है? प्रोजेक्ट प्लान। क्या कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कौन बंदा किस प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ किस किस बंदे ने परफॉर्म करनी है, कौन सा रिसोर्स कैसे कब कहाँ पे यूटिलाइज होना है, वो सारा हम एक प्लान प्रिपेयर करेंगे। हाँ, जब प्लान प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसी प्लान के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा प्रोजेक्ट टीम। कौन करेगी? प्रोजेक्ट टीम। हाँ, उस प्रोजेक्ट टीम को लीड करेगा एक बंदा जिसे नाम दिया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर का। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमने क्या करना है, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट भी करनी है। क्या करना है? रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट भी करनी है। देखना है कि अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रहा तो फिर हमें क्या करना है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड करनी है या प्लान को चेंज करना है, ताकि टिल एंड अकॉर्डिंग टू प्लान ही कंप्लीट होना चाहिए। पता चला प्रोजेक्ट पे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, डिलेज आ रहे हैं, प्रोजेक्ट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो हमने क्या करना है, फिर वो प्रोवाइड करनी है और अल्टीमेटली साथ प्लान में भी उतनी कॉस्ट उतना टाइम और एलोकेट करना है, ताकि एट द एंड प्रोजेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान ही कंप्लीट होगा तो सक्सेसफुल होगा। सो टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल इनिशिएशन स्टेज पे प्रोजेक्ट प्लान डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंगली टीम ने एग्जीक्यूट किया, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्या करना है, रिव्यू मॉनिटर मीन कंट्रोल भी करना है। उसके बाद आ जाएगी एक लास्ट स्टेज, कंप्लीशन स्टेज, कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो वहां पे फिर आपने 2 रिव्यू परफॉर्म करना होते हैं। एक होता है पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, जिसे नाम दिया जाता है PPR, और एक होता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, जिसे नाम दिया जाता है PIR। सो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या है, कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है, और रूटीन से हटके कुछ नया करने का जो टास्क है वो प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है अगर विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट हुआ, विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा। तो इसलिए इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे मैनेज करना ज़रूरी है। तो एक प्रोजेक्ट को बेस्ट वे में कैसे मैनेज किया जा सकता है, थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या है 5 स्टेजेस? इनिशिएशन का मतलब क्या है, टू टेक अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। मीन टॉप मैनेजमेंट से हमने अप्रूवल लेनी है प्रोजेक्ट की। कैसे? एक बिजनेस केस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रेजेंटेशन देके। क्या होता है ये बिजनेस केस, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ी देर में देखेंगे। जब अप्रूवल मिल गई तो हमने आ जाना है प्लानिंग स्टेज पे, जहाँ पे हमने क्या करना है, डिफाइन करना है प्रोजेक्ट प्लान। मीन कौन बंदा क्या क्या काम करेगा प्रोजेक्ट के लिए। उसी प्लान के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट की क्या होगी, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कौन करेगा, प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम को लीड कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट है किसके लिए, प्रोजेक्ट है किसके लिए, तो कहते हैं प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के लिए। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन होगा, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन होगा, वो बंदा जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, सिर्फ वही नहीं, कहते प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन है, वो बंदा जिसको प्रोजेक्ट की सक्सेस से मोस्ट बेनिफिट होगा। बेनिफिट नहीं, मोस्ट बेनिफिट होगा। या वो बंदा जिसको प्रोजेक्ट के फेल होने से मोस्ट लॉस होगा, वो कौन है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। सपोज एक कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम अपने मैनुअल ऑपरेशंस को कंप्यूटराइज्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब मैनुअल को कंप्यूटराइज्ड में कन्वर्ट करने से क्या होगा, फायदा मेनली किसको मिलेगा,
मैनेजमेंट को कि इनकी डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, डिसीजन मेकिंग में इनको हेल्प मिलेगी, क्यों सारी चीज़ें ऑन टाइम इनको पता चल जाया करेंगी। पैसा किसका लग रहा है? शेयर होल्डर का, मैनेजमेंट का नहीं है। इसलिए स्पॉन्सर सिर्फ पैसा प्रोवाइड करने वाला नहीं है। स्पॉन्सर कौन है? जिसको प्रोजेक्ट की सक्सेस से मोस्ट बेनिफिट होगा या प्रोजेक्ट के फेल होने से मोस्ट लॉस होगा। हाँ, अगर आप किसी कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो बेनिफिट भी उसे होगा मोस्ट, नहीं सक्सेसफुल होता तो लॉस भी मोस्ट उसे होगा। और वही इन्वेस्टर है, वही बेनिफिट लेने वाला है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट टीम है ना, ये दो तरह से बनाई जाती है। प्रोजेक्ट टीम दो तरह से बनाई जाती है। या तो कुछ सेपरेट लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद टीम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। मीन टेम्परेरी स्टाफ रखा गया है सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही, जिन्होंने काम ही सिर्फ प्रोजेक्ट पे करना है और कुछ नहीं करना। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो साथ ही वो स्टाफ रिडंडेंट ख़त्म। इसे नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं वर्किंग टुगेदर, किस लिए? फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एंड तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी एंड। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि प्रोजेक्ट टीम बनाती है थ्रू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। थ्रू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट लोग अपॉइंट नहीं किए जा रहे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज हैं उनसे डुअल रोल परफॉर्म करवाया जा रहा है। मीन उन्होंने अपना रूटीन फंक्शन भी परफॉर्म करना है, सपोज सेल में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, आईटी में। साथ उन लोगों ने क्या करना है? प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। हाँ, अगर सेपरेट लोग सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए जिन्होंने प्रोजेक्ट पे ही काम करना है तो वो क्या है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोजेक्ट टीम बनाना। नहीं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही डुअल रोल परफॉर्म कराया जा रहा है तो ये हम प्रोजेक्ट टीम कैसे बना रहे हैं? थ्रू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जिसे डुअल कमांड स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। मीन दो मैनेजर्स के अंडर इन्होंने काम करना होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर भी और अपने रूटीन मैनेजर्स के अंडर भी। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के कुछ फायदे हैं। कॉस्ट सेविंग होगी। क्या ख्याल है? अपने स्टाफ को आप हो सकता है पे नहीं करोगे या थोड़ा सा पे करोगे, टीम को पूरा पे करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या है कि अपनी टीम से अपना रूटीन काम के साथ एक प्रोजेक्ट पे नया काम भी करवा रहे हो तो उनकी स्किल्स डेवलप होंगी। साथ आपका कल्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। क्यों? ये बाहर से लोग लाओगे तो इससे आपका कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन मसले भी हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर से मसला क्या है कि अगर रूटीन मैनेजर उन्हें प्रेशराइज करेगा, भाई रूटीन काम पहले फोकस करो, प्रोजेक्ट बाद में है, तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर अगर प्रेशराइज करे, नहीं भी प्रोजेक्ट मुझे ऑन टाइम कंप्लीट करना है, पहले प्रोजेक्ट को देखो, तो रूटीन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बजाय प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही चला जाए। सो इनिशिएशन पे आपने अप्रूवल ली, प्लानिंग पे प्लान डिफाइन किया, एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूशन की अकॉर्डिंग टू प्लान किसने? प्रोजेक्ट टीम ने। किसने उसे लीड किया? प्रोजेक्ट मैनेजर ने। और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कौन देख रहा है? प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, who will get the most benefit out of success of the project, या who will lose mostly by failure of the project। और फिर ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमने क्या करना है? कंट्रोल मीन रिव्यू मॉनिटरिंग भी करना है। देखना है कि प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा, ताकि अगर नहीं चल रहा तो कोई करेक्टिव एक्शन लेके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। इसका मकसद प्रोजेक्ट के मसले हाईलाइट करना नहीं, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के चांसेस क्रिएट करना है। हाँ, अगर यही रिव्यू मॉनिटरिंग जो है बाय एनी इंडिपेंडेंट पर्सन हो रही है तो इसे नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट गेटवे का। प्रोजेक्ट गेटवे का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू प्रोजेक्ट का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट के मसले जो है वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन मकसद सिर्फ प्रोजेक्ट के मसले निकालना नहीं है, मकसद है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के चांसेस क्रिएट करना, ताकि उन मसलों के अगेंस्ट कोई करेक्टिव एक्शन लेके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। मीन प्रोजेक्ट गेटवे में देखा जाएगा कि प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, ये नहीं चल रहा, कोई टाइम का इशू आ रहा है, कॉस्ट का इशू आ रहा है, क्वालिटी का इशू आ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा।
जो कहता है प्रोजेक्ट गेटवे का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो अलाइंड विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर वो ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाते हैं तो क्या बिजनेस को उनका फायदा है कोई नहीं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या करना, स्टॉप करवाना भी मकसद है किसका, प्रोजेक्ट गेटवे का। सपोज हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी थी और हमने क्या किया, 4G टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर लिया। अभी कोई 1 साल का प्रोजेक्ट था कि 1 साल में हम 4G टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। 6 माह काम किया, 6 माह बाद पता चला मार्केट में 5G टेक्नोलॉजी आ गई कंपैटर के पास। तब अगर ये 4G वाला टेक्नोलॉजी वाला हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों, ये अलाइंड विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, इससे हमें कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, बंद करके हमें उस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए जो बिजनेस के साथ अलाइन हो। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमने क्या करना है, रिव्यू मॉनिटरिंग करनी है प्रोजेक्ट की, ताकि उसे सक्सेसफुल बनाने के चांसेस क्रिएट किए जा सकें बाय हाईलाइटिंग मसलास। हाँ, अगर वही इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू प्रोजेक्ट का ऑडिट हो रहा है तो वो क्या है, प्रोजेक्ट गेटवे। एक छोटा सा टॉपिक है। फिर कहते हैं जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे हमने 2 रिव्यू परफॉर्म करना होते हैं, एक पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू PPR और एक पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू PIR। PPR कब परफॉर्म करना है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसे स्पॉन्सर को या कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले हमने PPR परफॉर्म करना है। क्या रिव्यू करना है, हमने देखना है कि हमने जो प्रोजेक्ट है ये कंडक्ट अकॉर्डिंग टू, क्या देखना है, कंडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट देखना है कि हमने कंडक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या मसले थे ऐसे जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू प्लान हमारा कंडक्ट नहीं हुआ, उन इश्यूज को हाईलाइट करना और वहां से लेसन्स लर्न करना, ताकि फ्यूचर्स की हम पॉलिसी डिफाइन कर सकें कि अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब हमने फ्यूचर में कैसे करनी है। तो क्या करना है, आफ्टर कंप्लीशन बिफोर हैंड ओवर टू द कस्टमर क्या परफॉर्म करना है, PPR, जिसमें क्या देखना है, कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमने अकॉर्डिंग टू प्लान कंडक्ट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर क्या करना, वहां से लेसन्स लर्न करना और फ्यूचर की पॉलिसीज डिफाइन करना। फिर कहता है जब हमने प्रोजेक्ट कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया है और वो इंप्लीमेंट हो गया है तो उसके बाद परफॉर्म करना है क्या, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, जिसमें कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं देखना, हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट मीन ये अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, अगेन यहां से भी लेसन्स लर्न करना, फ्यूचर की पॉलिसीज डिफाइन करना, लेकिन मेनली क्या करना, कोई रेक्टिफिकेशन वर्क करना प्रोजेक्ट के अंदर ताकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। सो PPR होगा आफ्टर कंप्लीशन बिफोर हैंड ओवर टू द कस्टमर, PIR होगा आफ्टर हैंड ओवर टू द कस्टमर एंड इंप्लीमेंटेशन। PPR में कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देखा जाता है, जबकि PIR में प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को देखा जाता है रादर देन कंडक्ट। इससे लेसन्स लर्न करके फ्यूचर पॉलिसीज डिफाइन की जाती हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसमें लेसन्स लर्न करके फ्यूचर पॉलिसीज भी डिफाइन की जाती हैं, साथ कोई रेक्टिफिकेशन वर्क रिक्वायर है तो वो भी किया जाता है। कहते हैं जो PPR है ये वन ऑफ एक्टिविटी है। क्या है, वन ऑफ एक्टिविटी है। वन ऑफ का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही दफ़ा होगी, कब, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, हैंड ओवर करने से पहले। जबकि जो PIR है ये ऑन गोइंग एक्टिविटी है। क्यों, कुछ बेनिफिट प्रोजेक्ट के फौरी इंप्लीमेंटेशन के बाद मिलने हैं, कुछ 6 माह बाद मिलने हैं, कुछ 1 साल बाद मिलने हैं, इसलिए ऑन गोइंग एक्टिविटी है। मीन कुछ हम अभी परफॉर्म करेंगे, कुछ 6 माह बाद परफॉर्म करेंगे, कुछ 1 साल बाद परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि आगे जो जो बेनिफिट इसके प्लान थे वो सारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो इसलिए क्या है, ऑन गोइंग एक्टिविटी है, मीन सिर्फ एक ही दफ़ा नहीं होगा। जबकि PPR वन ऑफ एक्टिविटी है, मीन एक ही दफ़ा होगा, कब, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, हैंड ओवर करने से पहले। दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है PPR PIR को, क्या ख्याल है? सो एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, 5 स्टेजेस के थ्रू प्रोजेक्ट को मैनेज करना। अगर ये 5 स्टेजेस आपने फॉलो नहीं की तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। पहले आपने क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी है प्रोजेक्ट की थ्रू आ बिजनेस केस डॉक्यूमेंट।
बिजनेस केस डॉक्यूमेंट क्या है, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी है कि देखो ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों थी हमें, ये प्रोजेक्ट ही हम क्यों चूज़ कर रहे हैं, अदर ऑप्शन हमने क्यों नहीं ली, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, इसके साथ रिस्क क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर ली हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ प्रोजेक्ट की हमें अप्रूवल दें। हाँ, वो बिजनेस केस डॉक्यूमेंट के कुछ कंटेंट्स हैं। कितने कंटेंट्स हैं? कुछ 9 कंटेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, एग्जेक्टिव समरी, करंट पोजीशन, ऑप्शन कंसीडर्ड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, impact assessment, risk assessment, recommendations, and appendices. सो क्या करने जा रहे हो आप? ये एक बिजनेस केस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देके आप प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेने जा रहे हो। तो इस डॉक्यूमेंट में आपने वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट को जो है वो हाईलाइट करके देनी है जिसके थ्रू ये जाहिर हो रहा है कि प्रोजेक्ट वाकई सक्सेसफुल है, फेल नहीं है, मीन वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोज हम अपने ऑपरेशन को मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, क्या ख्याल है? तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे? बताओगे कि प्रोजेक्ट है क्या। एग्जेक्टिव समरी में ब्रीफ आप बताओगे क्या कंसंट्रेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में। किस चीज़ के बारे में बताओगे? कंसंट्रेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। कंसंट्रेंट्स का मतलब क्या है कि कुछ लिमिट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट की, और वो क्या है? कॉस्ट कितनी इस पे टोटल आएगी, टाइम इस पे कितना लगेगा, और स्कोप मीन हम करने क्या जा रहे हैं। और अल्टीमेटली जितना टाइम बढ़ाओगे या स्कोप बढ़ाओगे उतनी ही कॉस्ट भी अफेक्ट होगी। मीन प्रोजेक्ट क्या है? मैनुअल से कंप्यूटराइज करना, और ब्रीफली बता दिया कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी। सपोज 3 साल का है, 3 मिलियन कॉस्ट आएगी, और हम ये ऑब्जेक्टिव मीट करने जा रहे हैं। करंट पोजीशन कि क्यों हमें कंप्यूटराइज की तरफ जाना पड़ रहा है, मीन मसला क्या था। तो सपोज इंटरनल कोई वीकनेसेस थी, उसके बिना हमारे प्रोसेसेस ठीक चल नहीं रहे थे, इसलिए हमें इसकी तरफ जाना पड़ रहा है। ऑप्शन कंसीडर्ड कि आपने सपोज प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया ओरेकल का, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, पीएचडी, टैली का क्यों नहीं किया, तो उनके साथ क्या एडवांटेज थे, वो सारे आप एक्सप्लेन करोगे ऑप्शन कंसीडर में कि हमने ऐसी आंखें बंद करके मुंह उठा के ओरेकल नहीं स्टार्ट कर लिया, हमने बाकी सारी ऑप्शंस को कंसीडर किया है, इवैल्यूएट किया, और उसके बाद हम इस ऑप्शन पे आए हैं। मीन ये प्रोजेक्ट ही हमारे लिए ठीक है, सूटेबल है। एंड देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस किस बंदे को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस डिपार्टमेंट को क्या बेनिफिट मिलेंगे, सेल पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों के मोरल सेटिस्फेक्शन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो सारा आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बताओगे। एंड देन इंपैक्ट असेसमेंट, किस प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। सपोज आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहे हो, तो या तो रूटीन फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है या प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो आप बताओगे कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? हमने लोगों से एक्स्ट्रा वर्क कमिट किया है कि 9 to 5 अपना रूटीन काम करेंगे, 5 to 8 डेली 3 आवर्स और प्रोजेक्ट के लिए देंगे, या मंडे टू फ्राइडे वो अपना रूटीन काम करेंगे, और सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है उस 2 दिनों में आके वो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मेन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बुरा इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। या मैनुअल को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करना है, तो उस सूरत में तो ऑपरेशंस डिस्टर्ब होंगे, तो नहीं, वो मैनुअल ऑटोमेटिकली साइड पे चलते रहेंगे, ये कंप्यूटराइज सेपरेटली होगा। जब कंप्यूटराइज पूरा हो जाएगा फिर हम मैनुअल को बंद करके इस पे आएंगे।
मीन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर कोई बैड इंपैक्ट आता है इसका, तो हमने सारे डिस्टर्बेंसेस जो है वो कंसीडर कर ली हैं। रिस्क असेसमेंट मीन इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क इन्वॉल्व है बिजली फेल का, तो हमने यूपीएस अरेंज कर लिए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क है कोई हैकिंग का, तो हमने उसके लिए एंटीवायरस अच्छे इंस्टॉल कर लिए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क है डाटा के करप्ट होने का, तो हमने उसके लिए बैकअप मेमोरी भी अरेंज कर ली है, डेली बेसिस पे हम बैकअप भी अरेंज किया करेंगे। मीन क्या क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, कौन से रिस्क को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, कौन सा रिड्यूस कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सारी रिस्क असेसमेंट भी हम यहाँ पे बताएंगे। क्यों, मैनेजमेंट को हमने एक एश्योरिटी देनी है कि हमने सारी चीज़ें कंसीडर की हुई हैं, लिहाजा आप ओपिनियन दें। और फिर रिकमेंडेशन कि अबव रिस्क असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लीज वी विल बी थैंकफुल इफ यू अलाउ अस टू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट। मीन हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप दें, अप्रूव करें। एंड देन अपेंडिसेस, अपेंडिसेस क्या है, कोई अटैच्ड पेजेस लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने किया, उसकी कोई कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल है, जो सपोज फाइनेंस डायरेक्टर को चाहिए कि भाई ये कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड हैं, तो वो साथ अटैच्ड पेजेस कहाँ पे होंगे, अपेंडिसेस में। प्रोजेक्ट टीम पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के सीवीज, मीन ऐसे ही हमने बुद्धू नहीं उठा लिए, मीन प्रोजेक्ट टीम पे काम करने वाले लोगों के पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो उनके सीवी साथ अटैच होंगे, वो क्या होंगे, अपेंडिसेस। प्रोजेक्ट मैनेजर का सीवी वो क्या होगा, अपेंडिसेस, जिससे हमने एश्योरिटी देनी है कि हम बाकी जो काम करने जा रहे हैं ये सक्सेसफुल ही होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस केस। ऑब्वियसली अगर आपने ये इनिशिएशन पे बिजनेस केस प्रिपेयर ही नहीं किया तो हो सकता है ये भी आपने प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर किए होंगे, इधर हो सकता है कोई और अच्छी ऑप्शन थी जो आपने कंसीडर नहीं की, गलत प्रोजेक्ट पे आ गए, ये नहीं आपने कंसीडर किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हाँ, जब ये अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डिफाइन करना है प्रोजेक्ट प्लान कि टीम ने काम कैसे करना है। हाँ, उस प्रोजेक्ट प्लान के भी कुछ कंटेंट्स हैं। और कितने कंटेंट्स हैं, कोई 6 कंटेंट्स हैं। क्या है 6 कंटेंट्स, एन ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान, resource plan, evaluation plan, dissemination plan, exit and sustainability plan. सो प्लानिंग स्टेज पे हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट प्लान डिफाइन करना है जिसके 6 कंटेंट्स हैं। एन ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मीन प्रोजेक्ट क्या है, कितने टाइम का है, कितनी कॉस्ट है, ये हम प्लान के अंदर भी इंक्लूड करेंगे ताकि टीम को भी पता चले कि करने क्या जा रहे हैं, कितनी कॉस्ट में और कितने टाइम में और क्या चीज़ अचीव करने जा रहे हैं। मीन इंट्रोडक्शन और एग्जैक्टली समरी क्या होगी, डिटेल प्रोजेक्ट एन ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट। डिटेल प्रोजेक्ट प्लान क्या है, एक्टिविटीज़ की लिस्ट कि किस बंदे ने कब क्या काम करना है, किस बंदे ने कब क्या काम करना है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगी प्रोजेक्ट टीम ने एग्जीक्यूशन करनी है। मीन जो मेन चीज़ है प्लान के अंदर वो क्या है, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान। रिसोर्स प्लान मीन प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर है, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, कौन से हैं और जो नहीं हैं वो कब कहां से मिलेंगे। सपोज प्रोजेक्ट के लिए 30 मिलियन की कॉस्ट चाहिए, अभी सपोज आपके पास 1 मिलियन है तो 6 माह इसे काम चलेगा, आफ्टर 6 मंथ्स बैंक से क्या मिलेगा, 20 मिलियन का लोन मिलेगा और वहां से आगे चलेगा ताकि वो प्लान में इंक्लूड होगा। तो आफ्टर 6 मंथ्स आप क्या करोगे, बैंक से वो लोन इंश्योर भी करोगे कि मिला है या नहीं मिला। एंड देन इवैल्यूएशन प्लान, इवैल्यूएशन मीन कंट्रोल, रिव्यू, मॉनिटरिंग कौन करेगा, प्रोजेक्ट टीम का कोई बंदा करेगा, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करेगा या कोई इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा, और कब कब करेगा, एवरी मंथ करेगा, एवरी 6 मंथ्स करेगा, एवरी वीक करेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल भी होता रहे। क्यों, अगर कंट्रोल नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका कोई प्लान ही नहीं था।
तो फिर प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मीन उसके इश्यूज़ कभी भी हाईलाइट नहीं होंगे। इश्यूज़ हाईलाइट नहीं हुए तो आप उस पर कोई करेक्टिव एक्शन भी नहीं ले पाओगे। इसलिए ये प्लान भी होना ज़रूरी है। क्यों ये नहीं है तो फिर भी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। रिसोर्सेज का प्लान नहीं है, क्या चाहिए बाकी कहाँ से आएंगे, फिर भी प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, डिले में चला जाएगा। डिसैमिनेशन प्लान, डिसैमिनेशन का मतलब होता है हाउ टू स्प्रेड प्रोजेक्ट बेनिफिट टू स्टेक होल्डर। डिसैमिनेशन प्लान का मतलब क्या है, हाउ टू स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूट प्रोजेक्ट बेनिफिट टू स्टेक होल्डर। मीन्स प्रोजेक्ट के बेनिफिट हैं लेकिन किस स्टेक होल्डर को कब कब क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी प्लान में इंक्लूड होगा। तो अगर उस स्टेक होल्डर को बेनिफिट मिला ही नहीं तो फिर भी ये क्या है, फेल प्रोजेक्ट। इसलिए वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा ताकि बाद में थ्रू बेनिफिट रिव्यू देखा जाए कि वाकई ही वो स्टेक होल्डर को बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ताकि अगर नहीं मिले तो फिर देखा जा सके क्यों नहीं मिल रहे, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है इसके अंदर। और एंड देन एग्जिट एंड सस्टेनेबिलिटी प्लान, मीन प्लान डिफाइन किया जाएगा कि प्रोजेक्ट से हमने एग्जिट कैसे लेना है, इसको सस्टेनेबल मीन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रखते हुए ही। लाइक प्रोजेक्ट हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जिससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होनी है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर वो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगी तो उसे तो बिजनेस बैन हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या, पूरा बिजनेस ही बैन हो जाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाएगी। यह हमने बनाया जी के प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने टीम ली है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो उस टीम के साथ आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है भाई, 3 साल बाद आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो। क्योंकि भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो 3 साल बाद उस टीम को अगर रिडंडेंट करोगे तो रिडंडेंसी पेमेंट देना पड़ेगी। और रिडंडेंसी पेमेंट आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को क्या करेंगी, इंक्रीज करते हुए फेल कर देंगे। इसलिए यहाँ पे हमने जो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट है वो कंसीडर करना है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, या व्हाट टू डू विद द टीम, कि प्रोजेक्ट टीम को हमने क्या करना है, आइदर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है हमने उतने टाइम पीरियड का, या आगे हमने फर्दर प्रोजेक्ट में इनको लेके जाना है। अगर फर्दर में लेके जाना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्दर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि रिडंडेंसी पेमेंट्स को अवॉइड करते हुए प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल रखा जा सके। तो ये प्लानिंग भी पहले से होगी। क्या ख्याल है? सो ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान जिसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन होनी है, रिसोर्स प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान, डिसैमिनेशन प्लान एंड एग्जिट एंड सस्टेनेबिलिटी प्लान। सो एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, 5 स्टेजेस के थ्रू प्रोजेक्ट को मैनेज करना। इनिशिएशन टू टेक अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट बाय अ प्रेजेंटेशन थ्रू बिजनेस केस डॉक्यूमेंट, जिसके 9 कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, एग्जेक्टिव समरी, करंट पोजीशन, ऑप्शन कंसीडर्ड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इम्पैक्ट असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिकमेंडेशन, अपेंडिसेस। And after taking approval, we need to define project plan at planning stage। और project plan के 6 contents हैं, overview of the project, detailed project plan, resource plan, evaluation plan, dissemination plan, exit and sustainability plan। और उसके accordingly execution करेगी कौन, project team, उसको lead करेगा project manager, और progress कौन देखेगा, project sponsor। और during execution क्या होना चाहिए, control mean review monitoring भी। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू हो रहा है तो वो क्या है, प्रोजेक्ट गेटवे। और क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पीपीआर परफॉर्म करना है, इंप्लीमेंट होने के बाद पीआईआर परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर आपने पास्ट प्रोजेक्ट्स में कभी ये परफॉर्म नहीं किए तो फिर करंट प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों, आपने अच्छी पॉलिसीज लेसन्स लर्न करके डिफाइन ही नहीं की हुई। क्या ख्याल है? अब कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इनिशिएशन स्टेज के लिए बिजनेस केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं। मीन 2 डॉक्यूमेंट बनाती हैं, एक बिजनेस केस अप्रूवल के लिए और एक प्रोजेक्ट प्लान टीम को प्लान देने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के बजाय एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं। मीन बिजनेस केस, प्रोजेक्ट प्लान 2 डॉक्यूमेंट की बजाय एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं, और वो जो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं उसे नाम दिया जाता है PID, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, PID स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, जिसे प्रोजेक्ट चार्टर का नाम भी दिया जाता है।
मीन कुछ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल लेने के लिए बिजनेस केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं, और प्लानिंग स्टेज पे प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट मीन 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं। कुछ इन दोनों की बजाय एक ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है, PID का, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। अब बिजनेस केस के वो 9 कंटेंट्स हैं, प्रोजेक्ट प्लान के ये 6 कंटेंट्स हैं, तो PID के क्या कंटेंट्स होंगे, ये सारे के सारे 9 + 6 15। साथ एक एक्स्ट्रा कंटेंट भी होगा इसके अंदर, जिसे नाम दिया जाता है गैंट चार्ट्स का। कौन से चार्ट, गैंट चार्ट्स। गैंट चार्ट्स बोलते हैं प्रोजेक्ट के जो चार्ट्स हैं, प्रोजेक्ट के कोई डायग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट के कोई बार चार्ट्स हैं, टाइम के हैं, कॉस्ट के हैं, कोई ग्राफ्स हैं, कोई डायग्राम्स हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, गैंट चार्ट्स का। प्रोजेक्ट के कोई फ्लो चार्ट्स हैं तो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, गैंट चार्ट्स का। मेनली कोई बार चार्ट्स होते हैं कि टाइम हमने किस किस में कितनी कितनी कॉस्ट लगानी है, तो उसे क्या नाम दिया गया है, गैंट चार्ट्स। किसके कंटेंट हैं ये, PID के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं कुछ। आ जाए क्वेश्चन में मिलेगा नोट्स में, क्लॉथिंग कंपनी के नाम से। नोट्स में हमें क्वेश्चन मिलेगा क्लॉथिंग कंपनी के नाम से। दिखाएं जरा नोट्स। ऑन पेज 66 होगा, पेज 66। जिनके पास हार्ड कॉपी नोट्स हैं, पेज 66 पे आपको मिलेगा क्लॉथिंग कंपनी के नाम से। मिलता है ऐसा क्यों कैसे? पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। एक्सप्लेन हाउ अ बिजनेस केस, पेज 66 में नीचे देखें, रिक्वायरमेंट ए मिलेगी। पेज 66 रिक्वायरमेंट ए मिलती है, क्या ख्याल है? रिक्वायरमेंट ए के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है कि मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स हैव एन इनिशिएशन और डेफिनेशन स्टेज which includes the production of a document that serve as an agreement between the sponsor and deliverer of the project. This may be called a project initiation document, PID, or a project charter. Defining the business case is also an important part of the initiation or definition stage of the project. क्यों कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस केस, प्रोजेक्ट प्लान 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं, कुछ एक ही PID प्रिपेयर करती हैं। Requirement A for 15 marks, explain how a business case and a project initiation document would have helped prevent some of the problems that emerged during the conduct of the website redesign project. कि कंपनी का कोई वेबसाइट रीडिज़ाइन का प्रोजेक्ट था, शायद फेल हो गया, तो आपने बताना है कि अगर बिजनेस केस PID होता तो उसे फेल होने से बचाया जा सकता था। दिस मीन PID बिजनेस केस प्रिपेयर ही नहीं किया। क्या ख्याल है? फेल हो गया होगा, क्यों हो सकता है? शायद टाइम ज़्यादा लग गया हो, मीन कंसंट्रेट्स टाइम आपने डिफाइन नहीं किया, कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, कॉस्ट कंसंट्रेट्स आपने डिफाइन नहीं किया, स्कोप क्लियरली नहीं बताया कि करने क्या जा रहे हैं। हो सकता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं प्रॉपर किया, हो सकता है ऑप्शंस कोई और बेस्ट थी वो आपने कंसीडर नहीं की, इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता है ना किया हो सकता है रिस्क आपने प्रॉपर्ली कंसीडर ना किया हो सकता है आपने रिसोर्स प्लान ही ना किया हो, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज फेल हो गया
हो सकता है आपने इवैल्यूएशन ना की हो, सूरत में फेल हो गया हो सकता है आपने डिसएमिनेशन प्लान डिफाइन ना किया हो कि किस स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट मिलने हैं और कुछ स्टेक होल्डर ने सपोर्ट ना की हो, उस वजह से फेल हो गया कि उनके बेनिफिट आपने डिफाइन ही नहीं किए थे। डिफाइन किए थे तो उन्हें पता होता हाँ ये बेनिफिट मुझे भी मिलने हैं, तो फिर वो सपोर्ट करते। क्या ख्याल है? हो सकता है एक्सीडेंट सस्टेनेबिलिटी प्लान ना हो, मीन कोई कॉन्टीजेंसी प्लान ना हो। क्या देखते हैं, क्वेश्चन रीड करके देखते हैं कि क्या क्या हम बातें कर सकते हैं। कोई 15 नंबर हैं, तो पहले हम बिजनेस केस और पीआईडी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि पीआईडी एक वास्ट डॉक्यूमेंट एज कम्पेयर टू बिजनेस केस। क्यों पीआईडी इंक्लूड बिजनेस केस एज वेल एज प्रोजेक्ट प्लान? क्या ख्याल है? मीन पीआईडी के थ्रू मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना ज़्यादा इजी है। क्यों? आप साथ क्या कर रहे हो, एक रियलिस्टिक पिक्चर के कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, प्लान भी आप साथ डिफाइन कर रहे हो, मोर डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो मैनेजमेंट को। बाकी कोई हम 6-7 पॉइंट बना देंगे, इनमें से देखते हैं क्या क्या हेडिंग बना के हम देख सकते हैं कि अगर ये बना होता तो ये मसले ना होते। So clothing company sells 40% of its goods directly to customers through its website। पेज के बिल्कुल स्टार्ट में ऊपर क्वेश्चन का नाम मिटा हुआ है, क्लॉथिंग कंपनी। So a clothing company sells 40% of its goods directly to customers through its website। तो 60% आउटलेट के थ्रू होती होगी। The marketing manager of the company has decided that this is insufficient and has put a small team together to redesign the site। कि सिर्फ 40% बहुत कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना चाहिए। शायद हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर ऑनलाइन सेल पे नहीं आ रहा। feels that the site look immature and old fashioned, मीन पुरानी है, and does not project the right image, और इमेज उससे अच्छा क्रिएट नहीं हो रहा। शायद ऊपर कोई दीपिका की, कैटरीना कैफ की तस्वीरें लगनी चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। The board of the company have given the go ahead for the to redesign the website, और बोर्ड ने को go ahead दे दिया, अप्रूवल दे दी, ठीक है जी आप बनाओ। क्या उसने कोई पीआईडी को बिजनेस केस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया? No। The following notes summarize the outcome of the meeting on the website redesign। The team consists of marketing manager जो वेबसाइट बनाना चाहता है, अ प्रोडक्ट रेंज मैनेजर RP जो बताएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट हमें जो है लॉन्च करनी है वेबसाइट पे कैसे कैसे, अ मार्केटिंग इमेज कंसल्टेंट जो कि इमेज बनाएगा कि पिक्चर कौन सी कहाँ पे किसकी आनी चाहिए, कलरिंग कैसी होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, एंड अ टेक्निकल डेवलपर TD जिसने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो वेबसाइट राइट करनी है। तो 4 लोगों की टीम है, RP, IC एंड TD। मीटिंग 9th July attended by RP, IC and TD। The need for redesign website to increase the sales volume through the website and to improve our market visibility was explained by IC was asked to produce a draft design। कि इसलिए हमें ये वेबसाइट बनवानी है, ने एक्सप्लेन किया और IC को कह दिया कि आप क्या करो, एक डिज़ाइन बना के हमें दो कि कैसी होनी चाहिए, ताकि फिर हम अप्रूव करके TD को दे देंगे, वो बना देगा। मीटिंग 2 16 अगस्त, मीन पहली मीटिंग के मोर देन अ मंथ बाद, अटेंडेड बाय RP, IC एंड TD। IC प्रेजेंटेड अ ड्राफ्ट डिज़ाइन, ड्राफ्ट मीन जो भी फाइनल नहीं है। एंड RP वर हैप्पी विद इट्स इमेज, की तस्वीरें कि तूने कमाल लगाई हैं, क्या बात है, बट नॉट इट्स फंक्शनैलिटी, लेकिन फंक्शनैलिटी अभी भी बटन्स की अच्छी नहीं है। Suggesting that it was too similar to the current site, ये तो पुरानी जैसी है। We expected it to do much more was their view, को थोड़ी फंक्शनैलिटी भी चेंज कर, फीचर्स भी चेंज कर। मीटिंग 4 सितंबर, मीन कोई 3 वीक बाद, अटेंडेड बाय RP एंड IC। कौन नहीं है इसके अंदर? TD जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो वेबसाइट बनानी है। अब ये कुछ तस्वीरें पता नहीं किस तरह की लगा के ले आया, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बन ही नहीं सकती तो। खैर देखते हैं। IC प्रोड्यूस्ड a रीड्राफ्ट डिज़ाइन। दिस ओवरऑल डिज़ाइन वाज एग्रीड कि हाँ ये ठीक है, कमाल। एंड द गो हेड वाज गिवन फॉर TD टू प्रोड्यूस अ प्रोटोटाइप।
ऑफ द डिज़ाइन टू शो टू द बोर्ड, कि ठीक है ये टीडी को भेज दो, उसे कोई एक सैम्पल वेबसाइट इसकी बना के हमें दिखा दे, फिर हम अप्रूव करेंगे और लॉन्च कर देंगे। मीटिंग 4 11 सितंबर अटेंडेड बाय आरपी, आईसी एंड टीडी, और इस मीटिंग में कौन नहीं है? एमएम मेन बंदा नहीं है। टीडी एक्सप्लेन्ड दैट द एलिमेंट्स ऑफ द ड्राफ्टेड रीडिज़ाइन वर नॉट टेक्निकली फिजिबल टू इम्प्लीमेंट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। भाई वो डिज़ाइनिंग जो आपने बनाई है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बन सकती। चेंजेस टू द डिज़ाइन वर एग्रीड, तो उसने कहा ऐसे ऐसे करने तो बन जाएगा, तो सब ने कहा चलो ठीक है ऐसे कर लो। चेंजेस वर टू द डिज़ाइन वर एग्रीड एट द मीटिंग टू ओवरकम दीज इश्यूज एंड साइंड ऑफ बाय आरपी। को इन चेंजेस का नहीं पता। मीटिंग 5 13 अक्टूबर अटेंडेड बाय एमएम, आरपी, आईसी एंड टीडी। जुलाई से बात चली और अक्टूबर आ गया। द प्रोटोटाइप रीडिज़ाइन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीडी। एक प्रोटोटाइप इन सैम्पल वेबसाइट बना के ले आया, उसने दिखाई। एमएम वाज अनहैप्पी विद द रीडिज़ाइन as it was moving too far away from the original objective and lack functionality that should be there, कि इसके अंदर तो वो चीज़ें हैं ही नहीं जो मैंने कही थी। लेकिन उसे क्या पता पिछली मीटिंग में हालात ही बदल गए। TD agreed to write a technical report explain why the original design agreed on 4 September could not be adhered to, कि ठीक है अगर आपकी बात में समझ में नहीं आती तो अब मैं आपको लिख के दे दूंगा कि वो डिज़ाइन क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बन सकता। क्यों? पिछली मीटिंग में सारी मैंने बकवास की कि ऐसे नहीं हो सकता, तो वो चेंजेस एग्री करके तो मैंने बनाई है, लेकिन एमएम उस मीटिंग में नहीं था। मीटिंग 6 9 नवंबर, जुलाई से अब आ गया नवंबर, 6 माह हो गए, 5 माह और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मीटिंग 6 9 नवंबर अटेंडेड बाय एमएम, आईसी एंड टीडी। अब आरपी नहीं है तो आरपी कितना काम का बंदा भी नहीं है। क्या ख्याल है? बनानी उसने, इमेज जिसने बनाना है बनवानी उसने। इट वॉज एग्री टू रिटर्न टू द 4 September डिज़ाइन विद स्लाइट ऑल्ट्रेशन टू मेक इट टेक्निकल फिजिबल। अच्छा चल यार नाराज़ ना हो, इस तरह से चलो इतना सा तक कर देना। TD एक्सप्रेस कंसर्न दैट द सजेस्टेड डिज़ाइन वुड नॉट वर्क प्रॉपर्ली विद ऑल वेब ब्राउज़र, कि ठीक है मैं बना दूंगा लेकिन सारे वेब ब्राउज़र पे चलेगा या नहीं चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। फिर देखा इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ 9 दिसंबर आ गया 6 माह बाद। एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ 9 दिसंबर द बोर्ड एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द रीडिज़ाइन, कि भाई 6 माह हो गए वेबसाइट किधर है। एंड द फाइनेंस डायरेक्टर हाईलाइटेड द राइजिंग कॉस्ट करंटली 25,000 ऑफ द प्रोजेक्ट। क्यों? मीटिंग पे भी तो कॉस्ट आती है। मीटिंग हो सकता है कहीं जाके होती हो, ट्रैवलिंग उसके अंदर हो, खाना पीना भी हो, कितनी आपने 6 मीटिंग की है भाई। क्या ख्याल है? आपने वो प्रोटोटाइप डिज़ाइन भी किया है ना वेबसाइट का, उसके लिए आपने हो सकता है कोई लोग भी रखे होंगे, बाहर से हो सकता है आपने कोई डिज़ाइनिंग करवाई होगी इमेज वगैरह की। डिज़ाइनर बड़े पैसे मांगते हैं। दे आस्क्ड एमएम टू प्रोड्यूस अ फॉर्मल कॉस्ट बेनिफिट ऑफ द रीडिज़ाइन। अब कहा जा रहा है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट बना के दे। कब? जब 25,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई हैं, तो अगर कंपनी ने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले किया होता, मीन PID बनाया होता, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होता तो 25,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट सेव की जा सकती थी। डिले भी 6 माह हो गए, अभी तक कुछ नहीं आया। बोर्ड ने जो कंसर्न शो किया, तो अगर ये टाइम कंसंट्रेट्स, कॉस्ट कंसंट्रेट्स पहले से कंसीडर किए होते, डिफाइन किए होते, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट चलता, तो ना डिले में जाता, ना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ती। क्या कह रहा है? 2 पैराग्राफ बन सकते हैं ये। The board were also concerned that the scope of the project, which they had felt to be about redesign, and somehow been interpreted as including a development and implementation. तो भाई हम समझ रहे थे कि तू एग्जिस्टिंग वेबसाइट को ही दोबारा से रीडिज़ाइन करने जा रहा है, मीन ठीक करने जा रहा है। तू तो नए सिरे से ज़ीरो से वेबसाइट दोबारा से डेवलप करके इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। मीन हम नैरो स्कोप समझ रहे थे, तूने वाइड स्कोप पे चल रहा है। तो ये भी क्या मसला है? स्कोप पहले से डिफाइन ही नहीं था कि करना क्या है। बोर्ड कुछ और समझ रहा है और इधर टीम कुछ और स्कोप पे काम कर रही है, स्कोप अलाइन नहीं है।
क्या ख्याल है? Which they had been and somehow been interpreted as including development and implementation. On 22nd December, MM produced the following cost benefit analysis of the project and confirmed that the word redesign had been interpreted as including the development and implementation of the website. कि भाई मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं नए सिरे से वेबसाइट बना के लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये लो, ये आपका कॉस्ट बेनिफिट है, ईयर 1 में इतनी कॉस्ट, इतना बेनिफिट, 2, 3, 4, 5 में ये कॉस्ट, ये बेनिफिट आएंगे. These benefits are extra sales volume created by the website, extra functionality, and the company's increased visibility in the marketplace. On 4th January, the board gave the go ahead for the development and implementation of the website कि चलो भी ठीक है, आप development implementation करो वेबसाइट की, हमने go ahead दिया तुझे. With the further budget of 25,000, ये लो 25,000 का एक्स्ट्रा बजट भी लो, एंड आ डिलीवरी डेट ऑफ 1 मार्च, लेकिन प्लीज़ अब 1 मार्च तक बना देना. कब? 4 जनवरी को. विद इन लेस देन 2 मंथ्स बना के देनी है. और वेबसाइट सिर्फ बनाना नहीं होता, इसकी बाद में टेस्टिंग भी करना होती है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या ख्याल है? रीज़न क्या बनी कि टाइम स्कोप कंसंट्रेंट्स पहले से डिफाइन ही नहीं थे. पहले से डिफाइन होते तो इतना शॉर्ट टाइम उसे ना मिलता. स्कोप भी पहले से क्लियर होता तो मैनेजमेंट को भी पता होता कि स्कोप क्या है, उस पर कितना टाइम लगता है, तो इतना टाइट डेडलाइन ना देते तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता था. क्या देखते हैं? TD expressed concern. TD की चीखें निकल गई that he didn't have enough developers to deliver the redesign website on time. कि मेरे पास इतने डेवलपर नहीं है, टीम नहीं है कि मैं 1 मार्च तक बना दूं. एक कंसर्न ऊपर वेब ब्राउज़र की थी, एक कंसर्न ये. लेकिन देखते हैं क्या एक्शन हुआ. मीटिंग 7-24 फरवरी. इन पे हम जी सर. Attended by MM, RP, IC and TD. A partial prototype system was demonstrated by TD, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ मॉडल बना के ले आया. RP felt that the functionality of the redesign was too limited and that the software was not robust enough. कि हमारा जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है, सपोज पीछे इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है या बाकी सॉफ्टवेयर है जिन्होंने वेबसाइट के साथ काम करना है, वो इतने अपग्रेडेड नहीं है कि इतनी हैवी वेबसाइट को सपोर्ट कर सके. इट हैड क्रैश ट्वाइस ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन. ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन ही 2 दफ़ा सॉफ्टवेयर ने सपोर्ट छोड़ी. ही सजेस्टेड दैट द कंपनी डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ द रीडिज़ाइन वेबसाइट until it was complete and robust. कि पहले हमें अपना सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड करना चाहिए, फिर वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए. क्यों? इस वेबसाइट का जो इम्पैक्ट है वो पहले से कंसीडर नहीं किया गया कि करंट सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जो एट दी एंड जाके हाईलाइट हुआ. लेकिन शायद अब टाइम नहीं था उसको रेक्टिफाई करने का. MM डिक्लेयर दिस टू बी इम्पॉसिबल. कि नहीं भाई, मेरी तो बोर्ड मीटिंग में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुझे तो 1 मार्च को भाई वेबसाइट बना के देनी है, मैं नहीं डिले कर सकता. कंक्लूजन. द रीडिजाइंड वेबसाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 मार्च. लॉन्च होगी 1 मार्च को. ना डेवलपर थे उसके पास, ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ. MM डिक्लेयर्ड द रीडिजाइन अ सक्सेस दैट हैड कम इन ऑन टाइम एंड अंडर बजट. तालियां बजा दीजिए, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, देखो हमने विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट कर लिया. On 2nd and 3rd March, numerous complaints were received from the customers. The website was unreliable and didn't work with a particular popular web browser. On 4th March, an emergency board meeting decided to withdraw the site and reinstate the old one. On 5th March, MM resigned. तो कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया. अब आपने बताना है कि अगर बिजनेस केस PID होता तो ये फेल ना होता. तो इधर से हमने कंसंट्रेंट्स की बातें कर ली, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी नहीं था, इम्पैक्ट असेसमेंट इसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर या वेब ब्राउज़र पर क्या इशू होगा वो कंसीडर नहीं किया गया. इवन हाईलाइट होने के बावजूद उसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया. अगर लिया जाता तो शायद फेल होने से बचाया जा सकते थे.
रिस्क असेसमेंट भी नहीं हुई कि अगर ये वेबसाइट नहीं चलती तो फिर आपके पास कॉन्टीजेंसी प्लान क्या है। इन प्रोजेक्ट रिस्क को भी प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया गया, किया जाता तो शायद सक्सेसफुल हो सकता था। रिसोर्स प्लान, क्या आपको बंदे कितने चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, जो कंसर्न उसने हाईलाइट की लेकिन उसके बावजूद कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, क्या ख्याल है। फिर इवैल्यूएशन प्लान, इवैल्यूएशन प्लान यहाँ पे क्या है कि टेस्टिंग होनी चाहिए थी, क्या ख्याल है। वेबसाइट बनने के दौरान टेस्टिंग होनी चाहिए थी, क्वालिटी बन रही है नहीं बन रही, बनने के बाद इंप्लीमेंट होने से पहले भी टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वैल्यूएशन होनी चाहिए थी, कस्टमर कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहा, और ये चीज़ें भी कंसीडर नहीं की गई। कुछ 6-7 पैराग्राफ बनाए जा सकते हैं, 15 नंबर का आंसर दिया जा सकता है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 10 गुड मार्क्स, एनालाइज हाउ effective project management could have further improved both the process and the outcomes of the website redesign project। क्या आपने क्या करना है, अफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती तो प्रोजेक्ट को फेल होने से बचाया जा सकता था या इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। अफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट को चलाना थ्रू दीज 5 स्टेजेस। इनिशिएशन, अप्रूवल लेना टॉप मैनेजमेंट से बाय प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस केस या पीआईडी, जो कि यहाँ पे था ही नहीं। होता तो ये सारे इम्पैक्ट असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंसंट्रेंट्स प्रॉपर्ली कंसीडर होते तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता था। प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लान डिफाइन करना, स्पेशली यहाँ पे रिसोर्सेज का इशू था, स्पेशली यहाँ पे इवैल्यूएशन का इशू था। अगर ये होता तो टीम उसके अकॉर्डिंगली चलती, सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली चलता तो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के चांसेस क्रिएट किए जा सकते थे। एग्जीक्यूशन किसके थ्रू नहीं है, प्रोजेक्ट टीम के थ्रू, और टीम मेंबर्स उसके पास पूरे नहीं थे। प्रोजेक्ट मैनेजर ने लीड करना था, और मैनेजर यहाँ पे शायद एमएम था, स्पॉन्सर जिसको मोस्ट बेनिफिट होना था, और वो कौन था, होल बोर्ड। लेकिन यहाँ पे एमएम जो है वो अपने आप को स्पॉन्सर समझ के सुसाइड कर बैठा। क्या ख्याल है। कंट्रोल, रिव्यू, मॉनिटरिंग भी नहीं हुई, क्या ख्याल है। टेस्टिंग होनी चाहिए थी प्रोजेक्ट की, देखना चाहिए था प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली कोई करेक्टिव एक्शन होने चाहिए थे। तो अगर वो होते तो प्रोजेक्ट फेल होने से बचाया जा सकता था। फिर कंप्लीशन स्टेज पे पास में अगर आपने पीपीआर पीआईआर परफॉर्म किए होते, वहाँ से लेसन्स लर्न किए होते, तो अच्छी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता था। दिस मीन पास में कभी कोई पीपीआर पीआईआर भी परफॉर्म नहीं किए गए थे। अब 10 नंबर के लिए 5 हेडिंग के थ्रू भी आंसर दिया जा सकता है। क्या ख्याल है, एक अच्छा क्वेश्चन था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए थोड़ा और आगे मूव होते हैं, थोड़ा और आगे मूव होते हैं, या बस कर दें आज इतना इनफ है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बातें कर लें। चलिए बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।